हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं कुलवीर सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी पर। इसमें हम लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ साथ थोड़ा सा हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होगा सेल थ्योरी के बारे में, क्योंकि सेल थ्योरी के बारे में हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को सेल थ्योरी से। तो हमारी जो आज की हेडिंग है वो क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सेल थ्योरी होती क्या है। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें कि ऐसी थ्योरी जो सेल के बारे में है उसे सेल थ्योरी बोलते हैं। तो इसको बनाने वाले कौन थे, इसको फॉर्मुलेट करने वाले कौन थे, कितने साइंटिस्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय टू साइंटिस्ट तो इसको बनाने वाले, इसको प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, जिसमें पहले साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था पहले साइंटिस्ट का? स्लाइडेन। पूरा नाम मैथियास स्लाइडेन था। इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो किया था 1838 में। किसमें किया था? 1838 में। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्लाइडेन ने क्या बोला था। कि जो स्लाइडेन थे ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। कौन थे ये? जर्मन बोटेनिस्ट। मतलब बोटेनिस्ट क्या होते हैं? बोटेनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं जर्मन बोटेनिस्ट। तो इन्होंने जो अपना वर्क किया था वो 1838 में किया था। और क्योंकि ये बोटेनिस्ट थे तो इन्होंने अपना वर्क किसके ऊपर किया? वर्क ऑन प्लांट। तो किसके ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया? अपना वर्क इन्होंने कंप्लीट किया प्लांट के ऊपर। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ different kinds of cell which formed the tissue। तो ये किसने बोला था? ये बोला था स्लाइडेन ने। एक बार मैं फिर बताता हूं, सेल थ्योरी सेल के बारे में बताती है। सो इसके ऊपर काम करने वाले दो साइंटिस्ट थे। हमने लिखा है कि दो साइंटिस्टों ने इसको फॉर्मुलेटेड किया था। पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम मैथियास स्लाइडेन, 1838 में इसने वर्क किया। इन्होंने अपना जो वर्क किया था प्लांट के ऊपर किया था। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। और हमें पता है कि जो अलग अलग सेल होती है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेकंड साइंटिस्ट थे, सेकंड साइंटिस्ट जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था स्वान। जिनका क्या नाम था? इनका नाम था स्वान। इनका क्या नाम था? स्वान। तो हम देखते हैं कि जो दूसरा साइंटिस्ट था वो कौन था? स्वान। पूरा नाम होता है थियोडोर स्वान। और इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने जो अपना वर्क था वो कब किया था? वो किया था 1839 में। कब किया था? 1839 में। और इन्होंने क्या बताया था? ये जो थे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से स्लाइडेन जर्मन बोटेनिस्ट थे तो उसी तरह से स्वान भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? जर्मन जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? कि वो साइंटिस्ट होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर वर्क करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने अपना वर्क कब किया था? 1839 में, मींस आसपास ही है। तो एक बोटेनिस्ट थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या देखा? क्योंकि इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था तो इनका जो वर्क था, वर्क ऑन एनिमल सेल
क्योंकि बोटेनिस्ट था तो प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया, ये जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल सेल के ऊपर वर्क किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल सेल होती है उसके बाहर एक लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है, एक थिन बाउंड्री प्रेजेंट होती है, जिसको आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल सेल होती है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके पास क्या होती है, एनिमल सेल, ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल हैव ए थिन वॉल, क्या होते हैं उसके पास एक थिन वॉल होती है, जिसको आज हम टूडेज दिस वॉल नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोला जाता है आज के टाइम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एक्चुअल में एनिमल होते हैं उसकी जब हम सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाहर एक जो लेयर होती है वो पतली सी लेयर होती है, वो लिविंग लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके साथ साथ ही इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक वर्क और किया, अब यहाँ पर हम चलते हैं, इन्होंने एक वर्क और किया। अब वो सेकंड वर्क क्या किया इन्होंने, क्योंकि ये थे तो जूलॉजिस्ट, एनिमल के ऊपर काम किया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक प्लांट के ऊपर भी काम किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्क ऑन प्लांट सेल, किसके ऊपर वर्क किया, इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर। जब इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया तो इन्होंने क्या देखा कि एक्चुअल में जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन उसके जस्ट बाहर एक एडिशनल, एक यूनिक लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया तो इन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल हैव ए यूनिक लेयर कोल्ड सेल वॉल, क्या बोलते हैं हम उसको, सेल वॉल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहला पॉइंट ध्यान से सुनना कि ये क्या थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल के ऊपर इन्होंने वर्क किया। जब इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर वर्क किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो एनिमल सेल होती है उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, सबसे आउटर लेयर होती है, वो एक पतली लेयर होती है, वो एक थिन लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर इन्होंने जब प्लांट सेल को स्टडी किया तो इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर भी एक एडिशनल लेयर होती है, एक यूनिक लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, ये केवल किस में होती है, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये किसने ऑब्जर्व किया, इसने। अब उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, इन्होंने हाइपोथेसिस दी, स्वान ने क्या प्रपोज किया, हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। और इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो सेल एंड सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं इसके बारे में पॉइंट, यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेसिस ऑफ स्वान की हम क्या लिखते हैं यहां पर, हाइपोथेसिस। तो स्वान ने क्या हाइपोथेसिस दी थी, सबसे पहली जो हाइपोथेसिस थी, क्या बोला इन्होंने कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट, कि जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं।
अब यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो जब सेल होती है आपस में मिलती है टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में मिलते हैं ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन आपस में मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो पूरी बॉडी बनती है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, वो हो गए प्रोडक्ट। अगर सेल ही ना होती तो टिश्यू ना होता, अगर टिश्यू ना होता तो ऑर्गन ना होते, अगर ऑर्गन ना होते ऑर्गन सिस्टम ना होता, अगर ऑर्गन सिस्टम ना होता तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता क्या, कुछ नहीं होने वाला था। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कोई प्लांट हो एनिमल हो वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो किसने दी थी, स्वान ने। पॉइंट याद रखना कि प्लांट और एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, स्वान ने। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड की थी मेरे भाई, दोनों वैज्ञानिकों ने। ईयर हमने यहां पर लिखे हैं। अब सब कुछ ये चलता रहा, सब कुछ सही था। प्रॉब्लम एक आई कि ये थ्योरी क्या बताती है, ये तो बता देती है कि जो प्लांट होते हैं एनिमल्स होते हैं आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, बट ये क्या नहीं कर पाते, ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि सेल बनती कैसे है, सेल आती कैसे है, कैसे सेल बनी। तो इसका ड्रॉबैक हम लिखते हैं यहां पर, ड्रॉबैक ड्रॉबैक ड्रॉबैक। तो ये किसका ड्रॉबैक है, सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का क्या ड्रॉबैक हो गया कि सेल थ्योरी did not explain that new cell how formed। नई सेल कैसे बनती है ये कौन नहीं बता पाया था, सेल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सेल थ्योरी यहां पर क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। एक बार फिर सुनते हैं कि फॉर्मुलेटेड किसने की, दो साइंटिस्ट ने। पहला स्लाइडेन, जो क्या था, जर्मन बोटेनिस्ट था। ईयर ये लिखा हुआ है यहां पर। क्या बोला, प्लांट के ऊपर काम किया कि जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है मेरे भाई, टिश्यू। उसके बाद आए कौन, स्वान। स्वान कौन थे, जर्मन बोटेनिस्ट। अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी को देखते हैं, पहले यहाँ पर ब्रिटिश था, अब वो हटा के क्या कर दिया, जर्मनी कर दिया, ईयर सेम है। ये कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। किसके ऊपर काम किया, एनिमल सेल के ऊपर। एनिमल सेल के ऊपर जब इन्होंने काम किया है तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल सेल होती है उसमें जो आउटर बाउंड्री होती है वो पतली होती है, जिसको आज के समय में हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद जब इन्होंने प्लांट के ऊपर वर्क किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट होते हैं उनके पास एक यूनिक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, ना कि एनिमल के अंदर, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद जो स्वान थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। एक होती है थ्योरी, एक होती है हाइपोथेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाइपोथेसिस हम बोल देते हैं, कोई हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता। थ्योरी प्रूफ के साथ चलती है। तो थ्योरी में हम प्रूफ देते हैं, हाइपोथेसिस में हम परिकल्पना करते हैं, बोल देते हैं कि ऐसा होता है, बट हमें नहीं पता कि ऐसा होता होगा। हाइपोथेसिस ये होती है। तो इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो सेल उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। फिर ड्रॉबैक की बात करें कि सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया कि प्लांट एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं उसके प्रोडक्ट से, बट ये नहीं बता पाई कि सेल जो आई है, जो तुम सेल सेल बोल रहे हो, वो सेल बनती कैसे है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसी ड्रॉबैक को देखते हुए एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और इस थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और एक नई थ्योरी डेवलप हुई। तो हम उसको देखने वाले हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो सेल थ्योरी है वो ड्रॉबैक था उसका, क्यों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नई सेल बनती कैसे है, ठीक है ना। तो हम इसको देखने के लिए यहां पर कौन आए, मॉडर्न सेल थ्योरी। यहां पर कौन आ गई, इमेज में आई, पिक्चर में आई, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल लीनिएज थ्योरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल लीनिएज थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसी को, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी में हमने मॉडिफिकेशन किया है। तो अब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, तो इसको किसने दिया था, इसको दिया था गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहीं पे कवर कर दूंगा। रुडोल्फ विर्चो। ईयर क्या था, 1858। अरे क्या था मेरे भाई, 1858।
तो इसने क्या बताया, क्योंकि सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि नई सेल कैसे बनती है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि न्यू सेल arise from pre-existing cell तो इन्होंने क्या बोला कि जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से बनती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ओमनीसेलुला ई सेलुला। इसी को क्या बोला जाता है, ओमनीसेलुला ई सेलुला। ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसमें क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब ओमनीसेलुला ई सेलुला का मतलब कि जो नई सेल होती है वो अपनी पुरानी सेल से बनती है। जब पुरानी सेल के अंदर डिवीजन होता है तो उसी से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है कि हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये रही एक सेल, क्या है हमारे पास यहाँ पर एक सेल, तो हमने बोला कि हमारे पास है ये ओल्ड सेल, क्या है ये ओल्ड सेल, या हमारे पास इसी को हमने क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अरे क्या बोला इसी को हमने, प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिल्कुल सही बात है सर, क्या बोला इसको, प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया, जब इस सेल ने अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर इसने क्या किया, इसने बनाई यहाँ पर दो नई सेल। इसने क्या बनाई यहाँ पर, दो नई सेल। तो ये जो दो नई सेल बनी है ये क्या है, टू डॉटर सेल। अरे क्या है मेरे भाई, ये टू डॉटर सेल, क्या है ये, टू डॉटर सेल। तो ये दो नई डॉटर सेल बनी है, वो किससे बनी है, आप बोलोगे ओल्ड सेल से ही तो बनी है। यही बात किसने बोली है, रुडोल्फ विर्चो ने बोली है। इसी को क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रही, इसी इसमें के अंदर जब डिवीजन हुआ तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ, हमने बोला कि यहाँ पर हुआ है डिवीजन, और डिवीजन से क्या बनी है, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है। यही क्या होता है कॉन्सेप्ट, ओमनीसेलुला ई सेलुला। अरे क्या होता है, ओमनीसेलुला ई सेलुला। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो अब इन्होंने क्या बोला कि जब एक मॉडिफाइड कर दिया, एक्चुअल में सेल थ्योरी के ऊपर इन्होंने काम किया है, बस सेल थ्योरी में एक पॉइंट ऐड किया है, कौन सा, कि जो नई सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो एक कंप्लीटली जो शेप दिया है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं कि कंप्लीट शेप प्रोवाइड टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को एक कंप्लीट शेप प्रोवाइड किया है। तो सेल थ्योरी को जब कंप्लीट शेप प्रोवाइड किया गया तो उसके अंदर दो पॉइंट हो गए। कौन कौन से पॉइंट हो गए, पहला जो पॉइंट है उसमें क्या बोला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, कि सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। आप बोलोगे सर ये तो बात स्वानंद ने भी बोली थी, बिल्कुल उसी को तो इन्होंने चेंज किया है, उसी के अंदर तो थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, इसलिए तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी बोलते हैं। दूसरा इन्होंने अपना पॉइंट ऐड कर दिया कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मींस ओमनीसेलुला ई सेलुला। तो यहां पर क्या आ गया, एक मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई। इस मॉडर्न सेल थ्योरी को किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रपोज किया था, आप बोलोगे सर रुडोल्फ विर्चो ने। अरे किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने। दिमाग में छाप लेना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेल लीनिएज थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने प्रोवाइड कराई थी, रुडोल्फ विर्चो ने। कौन से ईयर में, 1858 में। अगर हम बात करते हैं कि जो सेल थ्योरी होती है वो हर एक सेल को बोलती है, सेल थ्योरी क्या बोलती है कि एक सेल होती है, उस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन हर कोई ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है वो फॉलो करता है सेल थ्योरी को। लेकिन अगर हम बात करें इसके एक्सेप्शन की, अगर हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की, तो इसका एक्सेप्शन क्या होता है, जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, तो आपको दिमाग में रखना है इसका एक्सेप्शन होता है वायरस। कौन होता है, वायरस।
वायरस कोई लिविंग सेल नहीं है, वायरस कोई लिविंग सेल नहीं है, एक एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया है, सेल थ्योरी को अपनी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। तो अब हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में कि सेल के ओवरव्यू के क्या होते हैं। मतलब कि जब हम बात करते हैं ओवरव्यू की तो तुम सेल की स्ट्रक्चर ही देख रहे हो, ठीक है ना। इसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। कल मैंने आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताए थे, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ओवरव्यू सेल होगा और हम प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्लीट होती है अच्छी बात है, लेकिन 50% तो हिस्सा उसका कंप्लीट कर ही लेंगे। तो अब हम बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर सेल के बारे में। तो यहाँ पर मैं सेल को ड्रॉ करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेल बनाई, यहाँ पर मैंने एक बेसिक सी सेल ये बनाई है और सेम ऐसे ही मैंने एक सेल को यहाँ पर ड्रॉ किया है। ऐसे हमने यहाँ पर एक सेल को ड्रॉ किया है। अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला कि ये एक सेल है जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। अभी हम बेसिक सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाद में हम डिटेल में स्ट्रक्चर इसकी स्टडी करेंगे। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास ये है एक यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक प्रिमिटिव सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो एक थोड़ी सी एडवांस सेल होती है। हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी एनसीईआरटी ने लाइन में क्या बोल रखा है कि आपके पास एक होती है प्लांट सेल, एक आपके पास क्या है प्लांट सेल है, और दूसरी आपके पास क्या है एनिमल सेल है। अगर जब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है कि प्लांट सेल में क्या लिख रखा है उन्होंने, ऑनियन पील, ऑनियन पील जो तुम प्याज की झिल्ली देखते हो, और इसमें लिख रखी है उन्होंने चीक सेल, ठीक है ना, चीक की सेल ले रखी है और तब उनको उन्होंने पढ़ा रखा है। हम यहाँ पर पहले प्रोकैरियोट को देख लेते हैं, फिर यूकैरियोट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें दिखाई क्या देता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इस तरह से की स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, इस सेल में यहां पर इस तरह से हमने अंदर वाली एक लेयर बनाई है जो कि एक यूनिवर्सल लेयर होती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, हर एक ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक आप कहीं भी चले जाओ आपको सब में देखने को मिलेगी। तो ये हमने बोला कि ये इसकी आउटर लेयर है। ये क्या है, इसकी आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हर एक बैक्टीरिया में पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, अदरवाइज हर एक बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। अब इनके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अभी मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ग्लाइकोकैलिक्स हर एक बैक्टीरिया के अंदर होगी, कुछ में हो सकती है, कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है। अब इसके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये जो खाली स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस होता है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, एनसीईआरटी ने साइटोप्लाज्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है ये, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, पहला पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट कि क्या होता है, ये मेन एरिना होता है जहां पर सभी सेलुलर एक्टिविटी कंप्लीट होती है और सेल का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। तो क्या होता है, ये मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना, या मैक्सिमम वॉल्यूम होता है इसका। भाई क्या होता है इसका, मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो सारा ही है, इसी के अंदर ऑर्गेनील प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या होता है, ये मेन एरिना होता है, मेन एरिना, मेन जगह होती है जहां पर मेन एरिना जहां पर वेयर ऑल सेलुलर एक्टिविटी अकर्स, जहां पर सभी सेलुलर एक्टिविटी क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं मेरे भाई। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि मैक्सिमम वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करता है और ये मेन एरिना होता है जहां पर सभी
सेलुलर एक्टिविटी होती है। अगर सेल के पास साइटोप्लाज्म है, वहां पर सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, मींस सेल जो है, मींस जो सेल है वो लिविंग स्टेट में है। कैसे स्टेट में है? सेल लिविंग स्टेट में है। सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटी चल रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, मींस वो क्या होती है? लिविंग स्टेट में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वायरस के अंदर क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा? नहीं, वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर साइटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। वहीं पे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था जो रॉबर्ट हुक ने रिसर्च की थी, किसके ऊपर? कॉर्क के ऊपर। क्या कॉर्क में प्रोटोप्लाज्म होता है? नहीं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस दोनों ही अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिविंग अगर स्टेट है, अगर सेल लिविंग है, इसका मतलब वो सेल है और सेल के अंदर क्या है? उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सेलुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। तो ये हमने बेसिक सी बात देखी। अब हमने क्या देखा कि ये जो होती है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर इस तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। अभी हम कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी बनाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अरे इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? न्यूक्लियोइड। ये एक नेक्ड क्या होता है? नेक्ड डीएनए होता है। क्या होता है ये? नेक्ड डीएनए होता है। नेक्ड डीएनए का मतलब जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्ड डीएनए। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक यूकेरियोटिक सेल बनाई है। अब हमने बोला कि ये यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है, कोई बात नहीं, यूकेरियोटिक सेल हो सकती है। अगर ये यूकेरियोटिक सेल प्लांट की है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? कोई मुझे बता सकता है? अगर ये प्लांट की सेल है, अगर प्लांट की सेल है तो यहां पर हम पॉइंट लिखते हैं, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसका मतलब अगर ये प्लांट सेल है तो इसके पास क्या होगी? सेल वॉल होगी। अगर मैं यहां पर लिखता हूं एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, तो इसके पास क्या होगी? डू नॉट हैव सेल वॉल। इसके पास क्या होगी? सेल वॉल अब्सेंट होगी। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल अब्सेंट होगी। पहला पॉइंट। अभी हम डिफरेंस लिखते चल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेल वॉल को ड्रॉ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं एक ही सेल से, एक यूकेरियोटिक सेल से आपको दोनों समझा रहा हूँ। पॉइंट मैंने वहां पर ऐड कर दिया है, ये मत मान लेना यहाँ पर नहीं बनाई, अरे मैंने वहां पर लिख दिया। अगर इसको तुम प्लांट सेल मान रहे हो तो एक सेल वॉल बना देना यहाँ पर। अगर ये एनिमल सेल है तो इसके पास सेम ऐसी स्ट्रक्चर है। चलिए, अब इसके अंदर का भी ये जो खाली स्पेस होता है, इसके अंदर का ये जो खाली स्पेस होता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। इसको भी क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये भी कैसा होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। ये भी कैसा होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। इसके अंदर भी क्या होंगी? सभी एक्टिविटी कंप्लीट होंगी, तो कैसी होगी? सेल लिविंग हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बट जी यहाँ पर क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको कि साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा डबल मेम्ब्रेन वाला एक इस तरह से तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बुलाते हैं? आप बोलोगे कि सर इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। प्रिंसिपल ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। पूरी सेल को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसी को आप क्या बोलते हो कि सर ये होता है डीएनए। ये क्या होता है? डीएनए। एक्चुअल में क्रोमेटिन बनाया है बट है तो डीएनए। चलिए, अच्छी बात है। इसके साथ साथ पॉइंट याद रखना कि अगर एनी प्लांट सेल है तो आपको पता है न्यूक्लियस इसके पास भी होता है, न्यूक्लियस इसके पास भी होता है, न्यूक्लियस दोनों के पास होता है। बट हम यहाँ पर वो ऑर्गेनेल ड्रॉ करने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं जो प्लांट के पास होते हैं, एनिमल के पास नहीं होते, और जो दोनों के पास होते हैं। बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखना, पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करती है। अगर फोटोसिंथेसिस करती है तो उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जो प्लांट सेल होते हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। तो यहां पर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट।
क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर हम लिखते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वैक्यूल, यहाँ पर क्या होता है वैक्यूल, तो यहाँ पर क्या होता है एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे वैक्यूल क्या होता है, अभी हम जब प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे यूकेरियोट में हम पढ़ेंगे कि जो वैक्यूल होता है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर क्या होते हैं मैक्सिमम एंजाइम्स तुम देखते हो, एक्सक्रीटरी मटेरियल देखते हो, सैप देखते हो, जो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और ये प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। एनिमल के अंदर ये नेग्लिजिबल या बहुत ही स्मॉल होते हैं या अब्सेंट होते हैं। तो हम बेसिक सी क्या बात बोल देते हैं कि वैक्यूल यहाँ पर अब्सेंट या फिर नेग्लिजिबल होते हैं। क्या होते हैं, नेग्लिजिबल, न के बराबर होते हैं। बिल्कुल मेन कैरेक्टर किसका होता है, ये प्लांट सेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर और होती है, अगर हम बात करते हैं कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है जो केवल एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट के अंदर एब्सेंट होती है। मैंने ऑलमोस्ट बोला है, ऑल प्लांट, इसका मतलब मैंने ऑल प्लांट नहीं बोला कि जो एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, उनके अंदर हमें सेंट्रियोल देखने को मिलता है। लेकिन जो रोडोफाइसी होती है उसके अंदर भी एब्सेंट होता है। तो जितने उसके बाद जितने भी प्लांट होते हैं सभी के अंदर ये क्या होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। तो हम क्या बोल देते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है वो केवल प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट, क्या होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट। और यहां पर क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। हो गया यहां तक, सही बात है। अब हमने क्या देखा कि सेंट्रियोल यहां पर अब्सेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। सेंट्रियोल होता क्या है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है एनिमल के अंदर। अभी हम बात करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल बनता कैसे। अभी हम केवल डिफरेंस देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनको बोला जाता है राइबोसोम। इनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, ये कैसी होती है, ये होती है 70S टाइप की। कैसी होती है, 70S टाइप की। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। इसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इसका मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन नहीं है, इसका जो राइबोसोम है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, जो कैसा होता है 70S टाइप का होता है। स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इसकी। तो ये जो राइबोसोम है वो कहां पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। उसी तरह से अगर हम यहां पर आते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, इस तरह से राइबोसोम। हमें क्या देखने को मिलते हैं इसके अंदर, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये 80S टाइप के होते हैं मेरे भाई। कौन से होते हैं, 80S टाइप के। क्या राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, नहीं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है कि राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनील होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं कि ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील कैसे होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और ये यहाँ पर 80S के। तो ये राइबोसोम जो होते हैं साइटोप्लाज्म में तो पाए ही जाते हैं। उसके साथ साथ ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट के केस की बात हो रही है, अगर एनिमल और प्लांट दोनों के केस की बात करूं तो दूसरा ऑर्गेनील होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे ऑर्गेनील होते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर जिनके पास क्या होते हैं, खुद की प्रोटीन फैक्ट्री मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ये कैसे होते हैं, ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। पहले ये बैक्टीरिया ही थे, फिर ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर आए। तो जब ये बैक्टीरिया थे, इनके अंदर कैसे देखने को मिलेंगे हमें, 70S टाइप के। तो ध्यान रखना
कि जो राइबोसोम होते हैं, हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, राइबोसोम इन यूकेरियोटिक सेल या यूकेरियोट, ठीक है ना। तो राइबोसोम इन यूकेरियोट, पहले हम क्या लिखेंगे, 80s। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, आप बोलोगे अगर साइटोप्लाज्म में। और कहाँ देखने को मिलते हैं, ऑन RER, ठीक है ना। मतलब जो ER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पर भी हमें देखने को मिलते हैं, तभी हम उसको RER बोलते हैं। तो जो ER होती है, अगर मैं यहां पर लिखूंगा सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, ऑन सरफेस, किसकी सरफेस, ER की, किसकी, ER की। तो ER की सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, राइबोसोम, जो कैसे होंगे, 80s के होंगे। तो 80s कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में, दूसरा ER की सरफेस पर। और उसके बाद जो 70s के होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, पहले देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे देखने को मिलते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट पे, कहाँ देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो पहले कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दूसरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कैसे होते हैं, 70s टाइप के ये होते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक सी बात देखी। अगर आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या होता है, ओवरव्यू क्या होता है, न्यूक्लियस क्या है, सेमी ये ऑटोनोमस हो गए, सेल वॉल क्या है, ठीक है ना, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिल प्लांट के अंदर होते हैं, कौन से एनिमल के अंदर होते हैं। तो हमने जितना भी एनसीईआरटी का अगर तुम ओवरव्यू देखोगे, यहाँ तक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब एनसीईआरटी ने कुछ सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और क्या पढ़ा रखा है, उनके शेप के बारे में पढ़ा रखा है कि जो सेल की अगर तुम बात करते हो, इसके फंक्शन की बात करते हो, तो क्या होता है, सेल की जो शेप होती है ना, वो वेरी करती है विद द फंक्शन। उसके फंक्शन के बेस पर सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, इसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। डिस्क शेप भी हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। तो यूकेरियोटिक सेल भी अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलती है, कोई भी सेल, ठीक है ना। तो हम सेल के शेप की और साइज के बारे में बात करने वाले हैं अब यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार। तो हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ओवरव्यू के बारे में देख लिया है। इसमें मैं एक दो पॉइंट और लिख देता हूं यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, कि जैसे कि एक वर्ड है डीलिमिटिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, किसका मतलब क्या होता है, डीलिमिटिंग। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डीलिमिटिंग का मतलब होता है कि जो आउटर बाउंड्री होती है, क्या होती है, आउटर बाउंड्री। अब आउटर बाउंड्री की अगर हम बात करें, अगर आप बात करते हो प्लांट सेल की, आप किसकी बात करते हो, प्लांट सेल की, तो आपको पता है उसकी जो सबसे आउटर बाउंड्री होती है, वो कौन होगी। आप बोलोगे कि सर वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सेल वॉल, क्योंकि हमें पता है प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो उसकी जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है ना, सबसे आउटर लेयर है, वो कौन है, आपकी सेल वॉल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, हम किसकी बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं। तो एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं आउटर बाउंड्री की, कि इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में केवल वही देखने को मिलती है, सेल वॉल तो अब्सेंट होती है। तो जी हमने वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। कंफ्यूज मत होना कि जो आउटर बाउंड्री है उसके बाहर कोई लेयर लिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सबसे बाहर वो खुद ही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने ऑर्गेनिल्स की बात करी है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिल क्या होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोट के अंदर, जैसे कि ER होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि ER हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गए, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइक्रो बॉडीज हो गए, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि वैक्यूल हो गए, वैक्यूल ETC। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन, किसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, एंड अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, ये
अब्सेंट होते हैं, तो यूकेरियोटिक सेल में तो पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में ये अब्सेंट हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने वर्ड बोला था कि जो सेल होती है, सेल डिफर स्ट्रक्चर इन शेप साइज, ठीक है ना, शेप एंड साइज एंड फंक्शन। फंक्शन भी सेल का क्या होता है, अलग अलग होता है, शेप भी क्या होता है उसका, अलग अलग होता है, मतलब वेरी करती है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो साइज कुछ एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइज, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, साइज। तो साइज को देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने बता रखा है माइकोप्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और इसका जो उन्होंने शेप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है कि ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है मेरे भाई। कितना होता है ये, इसकी क्या है एक्चुअल में लेंथ दी हुई है माइकोप्लाज्मा की। उसके बाद अगर हम आते हैं, उन्होंने बता रखा है आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी, कि ये जो आरबीसी होती है इसका जो शेप होता है, मीन्स इसका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। और ये क्या दिया हुआ है, इसका डायामीटर, क्या दिया हुआ है इसका, ये डायामीटर। और वो इसकी क्या दी हुई है, इन्होंने इसकी दी है ये लेंथ, तो ये डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अगर हम थोड़ी सी और स्ट्रक्चर को देखते हैं, मैं सभी को यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये माइकोप्लाज्मा है। उसी तरह से क्या होता है बैक्टीरिया, क्या दिया हुआ है बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो साइज होता है वो 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। जी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पीपीएलओ की, किसकी बात करते हैं, पीपीएलओ की। इसका ये जो पीपीएलओ है इसका जो साइज है वो कितना है, 0.01 माइक्रोमीटर। अब आप बोलोगे कि सर ये पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा तो एक ही होता है। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में इसको पीपीएलओ बोलते थे, आज के समय में इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। कुछ अलग नहीं होता, बट एनसीईआरटी ने 2 डेटा लिख रखे तो हम लिख देते हैं। बट मैं आपको इतना बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा एक ब्रॉड वर्ड होता है, ये वो एक माइकोप्लाज्मा का मतलब होता है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया आएंगे सारे सेल वॉल अब्सेंट वाले होंगे। तो ये पीपीएलओ भी माइकोप्लाज्मा है आज के समय में, कुछ अलग, लेकिन ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, कहीं ना कहीं ये पार्ट है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा में और भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसी का एक पार्ट है पीपीएलओ। वैसे एक्चुअल में ये सिनोनिमस ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते कि माइकोप्लाज्मा ये अलग है, एक ही है ये। बट ये एक ब्रॉड वर्ड होता है और एक ये स्मॉलेस्ट वर्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो सेफ एनसीईआरटी ने दिया, हमने यहाँ पर इनको लिख लिया है। उसके बाद एनसीईआरटी ने, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर बैक्टीरिया का कितना दिया हुआ है 0.5, अगर वहीं पर एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि टिपिकल बैक्टीरिया, क्या बोला है उन्होंने, टिपिकल बैक्टीरिया। और टिपिकल बैक्टीरिया बोल के उन्होंने क्या बोल दिया है, टिपिकल बैक्टीरिया का लिख के इसका जो शेप है, साइज है सॉरी, वो भी क्या कर दिया है, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर का कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया, अगर आप ध्यान से सुनो, 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तुम लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया है, छोटा भी हो सकता है बड़ा। अगर आप देखो है तो माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया ही, तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, तो साइज तो ये भी बैक्टीरिया का ही है ना। तो ये अलग अलग डेटा है सभी के सभी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी ने एक लिखा हुआ है वायरस के बारे में। एनसीईआरटी ने किसके बारे में लिखा हुआ है, वायरस के बारे में। अगर हम बात करते हैं लिविंग सेल की, तो लिविंग में जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड की अगर तुम बात करते हो तो कौन है, माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर एसेलुलर नो लिविंग की सबसे छोटी सेल की बात करें तो हमारा कौन आएगा, वायरस। अगर तुम वायरस का शेप देखते हो तो 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। उसके बाद हम चलते हैं एफजी की सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, मींस ये हैप्लोइड सेल है। कैसी है ये, हैप्लोइड सेल है। और वो कौन होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्या होता है, शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी सेल होती है भाई ये। आइसोलेटेड मींस हैप्लोइड सेल है ये, सिंगल सेल है ये, ठीक है ना, यूनिसेलुलर है ये। चलिए जी,
थोड़े से और आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जो सेल का शेप है ना वो भी वेरी करता रहता है, ठीक है ना, मतलब वो भी अलग अलग होता है। तो हमने साइज को देखा है। तो अगर हम बात करते हैं शेप की, हम बात करते हैं किसकी, शेप की, हम बात करते हैं कि जो सेल का शेप है वो भी क्या करता है, वेरी करता है। और वो वेरी कैसे करता है हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं शेप के बारे में। किसके बारे में लिखते हैं, शेप के बारे में। तो एनसीईआरटी ने पहले बताया, डायग्राम भी बना रखा है आरबीसी। क्या बना रखा है, आरबीसी। ये जो आरबीसी होती है वो होती है बाइकॉनकेव। जनरली कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हो उसने दिया है डब्ल्यूबीसी। क्या दिया है, डब्ल्यूबीसी। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होती है जिसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, अपने आकार को चेंज करती है, लाइक अमीबा। तो इसको बोलते हैं, ये होती है एमीबॉइड। कैसी होती है ये होती है एमीबॉइड। बिल्कुल सही सर। उसके बाद अगर आप देखोगे एनसीईआरटी ने सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, एनसीईआरटी को जहन में उतार के रखना है। उसके बाद दिया है कोल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या दिया हुआ है, कोल्यूमिनार एपिथेलियम। आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसको कि एपिथेलियम क्या होती है। तो ये जो कोल्यूमिनार एपिथेलियम होती है ये लॉन्ग होती हैं। कैसी होती हैं, लॉन्ग होती है और थोड़ी नैरो होती हैं। तो कैसी होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं एंड नैरो होती हैं। कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं और नैरो होती हैं। कोई और प्रॉब्लम, जी बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद अगर आप देखते हो नेक्स्ट पॉइंट कि हमने क्या देखा, कोल्यूमिनार। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या बना रखी है, नर्व सेल। क्या बनाया हुआ है, नर्व सेल। उसने क्या बोला है, ये लॉन्गेस्ट होती है। ये कैसी होती है, लॉन्गेस्ट। कैसी होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है। एंड कैसी होती है, ये ब्रांच्ड। कैसी होती है, ये ब्रांच, मतलब इसमें ब्रांचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अरे ऐसे डेंड्रोन निकलते रहते हैं ना, नीचे क्या होता है, टर्मिनल वाला पार्ट निकलता रहता है जो सिनेप्टिक नोब होती हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, मीजोफिल सेल। क्या दिया हुआ है, अगर उससे पहले मैं लिखूं ट्रेकिड, क्या लिखता हूं यहां पर, ट्रेकिड। ट्रेकिड। तो ट्रेकिड को एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है कि ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से, इस तरह टेपरिंग एंड वाले। इसको बोलते हैं इलोंगेटेड। अरे क्या बोलते हैं इसको, इलोंगेटेड। तो ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड। और लास्ट में एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, डायग्राम दिमाग में चलने चाहिए, मेरे डायग्राम दिमाग में चलने, तुम्हारे भी दिमाग में डायग्राम चलने चाहिए। तो उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल प्लांट के अंदर होती है और ये फोटोसिंथेसिस कराने का वर्क करती है। तो ये जो मीजोफिल सेल होती है ये कैसी होती है, ये होती है राउंड एंड ओवल। कैसी होती है, राउंड हो सकती हैं और ओवल हो सकती है। तो जितना भी डेटा था हमने यहाँ पर सारा लिखा है कि हमने साइज को लिखा है कि माइकोप्लाज्मा का क्या साइज होता है, आरबीसी हमने लिखा, उस आरबीसी का शेप भी लिखा है हमने, बैक्टीरिया का साइज लिखा है, पीपीएल और टिपिकल बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, आइसोलेटेड सेल। और लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं एच में, जो हमें बाद में पढ़नी है, यूकेरियोटिक सेल। क्या लिखनी है हमें यहाँ पर, यूकेरियोटिक सेल। अब ये जो यूकेरियोटिक सेल होती है इसका जो साइज एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है डायग्राम बना के, ये कितना होता है, 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये नहीं कि केवल इतनी ही होती है, इससे भी काफी बड़ी होती है यूकेरियोटिक सेल। बट जनरली एनसीईआरटी ने डेटा दिया हुआ है तो हम इसी डेटा को फॉलो करेंगे। एक एक जो बात लिखी हुई है, अगर आप एनसीईआरटी के पेज पढ़ोगे ना, बाहर से कुछ नहीं है, पूरी एनसीईआरटी को मैंने इस बोर्ड पे कंक्लूड कर दिया है। एक बार पहले नोट्स को पढ़ना, उसके बाद नोट्स को रिवाइज करके अच्छे से तब एनसीईआरटी पढ़ना, फिर बताना कि एनसीईआरटी का जो एक एक वर्ड है वो सारा यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी को देखना है कि आप सब कुछ है। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो सकता है समझ में ना आए। जैसे कि वर्ड लिखा है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, हमें पता लग गया कि आउटर बाउंड्री को बोलते हैं। तो उस तरह से हमें एनसीईआरटी को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझ समझ के पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं लाइन से। पूरी एनसीईआरटी को डिकोड कर दूंगा आपके सामने, बस आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो एक बार इसको देख लीजिए। तो हमने शेप के बारे में देखा है। अब एनसीईआरटी की एक दो लाइन है, मैं वो भी यहाँ पर लिख देता हूं कि एनसीईआरटी ने क्या बोला है, शेप ऑफ सेल आर वाइड रेंज, या वाइड रेंज होती है, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, मतलब अलग अलग वैरायटी की आपको सेल की शेप देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये डिस्क शेप हो सकती है। कैसी हो सकती है,
डिस्क शेप हो सकती है, बिल्कुल। ये कैसी हो सकती है? पॉलीगोनल शेप हो सकती है। कैसी हो सकती है? पॉलीगोनल शेप। कैसी हो सकती है ये? पॉलीगोनल शेप। ये कैसी हो सकती है? ये कोल्यूमिनार शेप हो सकती है। कैसी हो सकती है? कोल्यूमिनार शेप हो सकती है, जो अभी हमने देखा है। और ये कैसी हो सकती है? ये क्यूबॉइडल शेप हो सकती है। कैसी? क्यूबॉइडल शेप हो सकती है। एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ने बोला ये इर्रेगुलर भी हो सकती है। कैसी हो सकती है ये? इर्रेगुलर फॉर्म में हो सकती है। और ये कैसी हो सकती है? थ्रेड लाइक भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? थ्रेड लाइक। तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि इस तरह से, ठीक है ना, स्क्वायर में शेप बहुत सारी होती हैं, अलग अलग शेप में आपको राउंड शेप क्या देखने को मिल जाएंगी? शेप ऑफ इसमें। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इसका जो शेप होता है वो वेरी करता है विद द फंक्शन। तो शेप ऑफ सेल may vary with function। सेल का जैसा फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग सेल का क्या हो सकता है? शेप हो सकता है। तो सेल का जो शेप होता है वो वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन के। कि सेल का जैसा फंक्शन होगा, सेल कम काम कर रही है तो कैसी होनी चाहिए? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के बेस पे बताता हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आएगा, अदरवाइज लाइन रटनी पड़ेगी। रटना मत एनसीईआरटी को बिल्कुल भी, ठीक है ना। यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा कि हमने वर्ड लिखा क्यों ये। शेप ऑफ सेल में वेरी मतलब बदलता है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? फंक्शन दे परफॉर्म। पूरी एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी है, दे परफॉर्म। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर आरबीसी। क्या लिखते हैं? आरबीसी। अगर आरबीसी का आप शेप देखते हो तो आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, इस तरह से। अब आरबीसी का क्या होता है? ये शेप होता है। अगर आप इसको देखते हो तो इसमें क्या देखने को मिलता है? ये अंदर से बिल्कुल खाली होती है। अंदर से क्या होती है? बिल्कुल ऐसे खाली होती है। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनील आपको देखने को नहीं मिलता। अब इससे फायदा क्या होता है कि जब इसके अंदर कोई ऑर्गेनील नहीं देखने को मिलता तो इसके अंदर स्पेस ज्यादा है। जब इसके अंदर स्पेस काफी ज्यादा है, ऑर्गेनील नहीं है, तो उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर हीमोग्लोबिन को इकट्ठा करती है। और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ज्यादा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगी। और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगी उतनी टिश्यू तक ऑक्सीजन सफिशिएंटली पहुंच पाएगी और ये काम अच्छे से चलेगा। तो उसी तरह से क्या बोला? इसकी सेफ है। तो ये जो सेफ है वो फंक्शन के बेस पे, क्योंकि इसका फंक्शन ही क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड को कैरी करना। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी करेगी उतना ही टिश्यू को फायदा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। तो ये मैंने समझाया कि जो शेप होता है ना सेल का, वो उसके फंक्शन के बेस पे वेरी करता है कि सेल का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इस चीज को हमें क्या करना है? यहाँ पर याद रखना है। अब हमने सेल के बारे में सब कुछ देख लिया है। अब हम सीधा अपने नए टॉपिक पर चलते हैं, जो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे जितना हो सकता है, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है हमारा टॉपिक? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारा आज का क्या है? टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, एनसीईआरटी की लाइन लिखेंगे, ठीक है ना। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, मैंने बता दिया था। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोला जाता है इनको? साइनोबैक्टीरिया। कि इनका जो ओल्ड नेम था वो ब्लू ग्रीन एल्गी था, आज के एडवांस नेम इनका साइनोबैक्टीरिया है। इसके अंदर तुम क्या पढ़ते हो? माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ते हो इसके अंदर तुम? माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर तुम क्या पढ़ते हो? पीपीएलओ, ठीक है ना, पीपीएलओ। इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है फुल फॉर्म इसकी? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? ये कैटल्स के अंदर देखने को मिला था। उनके अंदर क्या करता था ये, मतलब कि जब लंग्स की हम बात करते हैं तो अंदर जाके जो प्लूरल फ्लूइड है ना उसको बढ़ाया इसने, जिसके कारण सांस की प्रॉब्लम आई। तो ये कैटल्स के अंदर पहले देखने को मिला था और निमोनिया लाइक सिम्टम्स किए थे। क्योंकि निमोनिया में क्या होता है कि जो लंग्स में होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें फ्लूइड बढ़ता है जिसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सरफेस एरिया कम होता है और ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। तो सेम सिम्टम इसके भी थे, तो इसने वही काम किया। इसलिए क्या बोलते हैं कि निमोनिया लाइक, क्योंकि निमोनिया किससे होता है? जनरली हम क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू।
ठीक है ना, जो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस उसमें उसके थ्रू होता है, तो सेम ये भी ऐसा ही था, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, पीपीएलओ। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ को देखते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो कैसी होती है, प्रिमिटिव सेल होती है। हर एक पॉइंट को लिखेंगे, कैसी होती है ये, प्रिमिटिव सेल होती है। प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या होता है कि नो न्यूक्लियस, इसके पास क्या नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील भी प्रेजेंट नहीं होते, मतलब वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे एनसीईआरटी के। तो प्रिमिटिव सेल होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता इसके पास, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये बहुत ही सिंपल टाइप की सेल होती है, लेकिन इसका साइज छोटा होता है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई करती है वो यूकेरियोट से ज्यादा करती है। तो कैसी होती है, पहले मैं यहां पर लिखता हूं कि ये सिंपल सेल होती है। कैसी होती है ये, सिंपल सेल होती है, स्मॉलेस्ट होती है। कैसी होती है ये, स्मॉलेस्ट सेल, सिंपल सेल होती है, कैसी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। बट मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ये स्मॉलेस्ट तो होती है, लेकिन ये जो डिवाइड करती है ना वो बहुत ज्यादा स्पीड से करती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते, रटना कुछ भी नहीं है। हमने बोला ह्यूमन सेल, हमने क्या बोला, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल हमने एक चिक की सेल ले ली, यहां से उठाई और मैंने यहां पर रखी। तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 24 आवर, ठीक है ना। ये हो गया इसका डिवाइड टाइम। क्या हो गया इसका डिवाइड टाइम, कि एक सेल से अगर 2 सेल हमें बनानी है तो एक सेल को कितना टाइम चाहिए, लगभग 24 घंटे का। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक बैक्टीरिया की सेल ले लूं, ई कोलाई जो सेल होती है इसको डिवाइड करने में केवल कितना मिनट टाइम लगता है, 20 मिनट। अरे कितना टाइम लगता है, 20 मिनट, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होगा, डिवाइड टाइम। अब आप मुझे बताइए कि उसको डिवाइड करने में 24 घंटे लग रहे हैं, उतने में तो ये अपनी संख्या को पता नहीं लाखों से भी ज्यादा कर लेगा। तो क्या होता है, ये छोटी है, यूकेरियोटिक सेल बड़ी है, बड़ी होने के कारण वो स्लो करेगी डिवीजन, ये स्लो क्या करेगी, फास्ट डिवीजन करेगी। वही लिखा है कि सिंपल है, ये स्मॉलेस्ट है, बट मल्टीप्लाई क्या करती है, फास्टर होते हैं, किससे, यूकेरियोटिक सेल से। यूकेरियोट का साइज बड़ा होता है, स्लो क्या करती है, डिवीजन करती है। जो आपकी ये सेल होती है स्मॉलेस्ट होती है, फास्ट मल्टीप्लाई या ग्रोथ करती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि साइज की, हमने बात की सिंपल है, स्मॉलेस्ट सही है। उसके बाद इसका जो शेप होता है, शेप, ठीक है ना, वो वेरी करता है। मेनली अगर मैं बात करूं, मेनली 4 बेसिक शेप होते हैं, मेनली 4 बेसिक शेप होते हैं इसके। अब उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेप की, तो क्या होते हैं इसके 4 बेसिक शेप होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, कि हमारे पास है इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। थोड़ी अच्छे से बनाते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर होती है रोड शेप हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये जो रोड शेप होती है इसको बोला जाता है बैसिलस। क्या बोला जाता है इसको, बैसिलस। और ये कैसी होती है, रोड शेप होती है। कैसी होती है ये, रोड शेप होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लेवल पर बनाऊं तो एक्चुअल में तुम्हें देखने को कैसे मिलती है, ये देखने को कैसे मिलती है, मैं बनाता हूं उसको। ये देखने में तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से। और जब ये ऐसे दिखाई देती है ना, तो इसके अंदर यहां पर तुम्हें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसके अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोला जाता है एंडोस्पोर। अरे क्या बोला जाता है इसको, एंडोस्पोर। तो ये जो एंडोस्पोर है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, जो बैसिलस होती है। अब ये क्या होता है, जो एंडोस्पोर होते हैं इसके अंदर होते हैं। और स्पोर तुम्हें पता है किस में हेल्प करते हैं, एक्चुअल में जब अनफेवरेबल कंडीशन होते तब कोई बैक्टीरिया क्या करता है
किसका फॉर्मेशन करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा बैसिलस, तो ये क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर पहली शेप हो गई, बिल्कुल। अब हम चलते हैं किसके बाद, दूसरी शेप के पास। जो दूसरी शेप होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, वो इस तरह से होती है। ये कैसी है, गोल है, ये स्फेरिकल है, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोकस। क्या बोला जाता है इसको, कोकस। ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। अरे कैसी होती है, ये स्फेरिकल गोल होती है। अगर यहां पर कोकस एक है, कोकस क्या है, एक है, तो इसको बोला जाता है मोनोकोकस। क्या बोला जाता है, मोनोकोकस। लेकिन अगर हमारे पास यहां पर कोकस कितने हैं, दो हैं, तो इसको बोला जाता है डिप्लोकोकस। क्या बोला जाता है, डिप्लोकोकस। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। अगर तीन होंगे ट्रिप्लो, चार होंगे टेट। अगर ऐसे ही मैं एक लंबी चैन बना दूं, एक लंबी चैन बना दूं जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, कोकस हैं, तो जब एक लंबी चैन एक सीधी चैन में आपस में कोकस जुड़ते चले जाते हैं, तो एक लंबी चैन को लिए वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेप्टो। अरे क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टो। और ये क्या है, कोकस, तो क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस। तो अगर एक है तो मोनोकोकस, अगर दो है तो डिप्लोकोकस, तीन है ट्रिप्लो, टेट्रा, पेंटा, ऐसे बहुत सारे जुड़ते चले गए तो हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है सीधी चैन। किसकी सीधी चैन, कोकस की, तो क्या बन गया, स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन अगर इनको मैं एक बंडल में, एक बंच में कर दूं तो क्या होगा, सपोज दैट मैंने क्या किया, इस तरह से यहां पर कोकस, यहां पर भी कोकस, यहां पर भी कोकस, यहां पर भी, इस तरह से मैंने एक बंच बना दिया है इनका, इस तरह से। तो ये जो बंच बनता है इसको बोलते हैं स्टेफाइलो। इसको क्या बोलते हैं, स्टेफाइलो। किसका बंच है ये, कोकस का। तो क्या लिखोगे, स्टेफाइलोकोकस। अरे क्या लिखोगे मेरे भाई, स्टेफाइलोकोकस। तो हमने क्या लिखा है, स्टेफाइलोकोकस। पहली शेप बैसिलस, दूसरी कोकस, ठीक है ना। अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट याद रखना, जो बैसिलस है वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। कोकस हमेशा नॉन मोटाइल होंगे। फिर सुनो, बैसिलस मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मे बी मोटाइल, मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। इसका मतलब इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकते हैं। बट यहां पर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। मोटाइल नहीं होने के हमेशा कैसे रहेंगे, नॉन मोटाइल ही रहेंगे। दो शेप पढ़ ली हमने। तीसरी शेप पर आते हैं हम। जो थर्ड शेप है वो क्या है, वो इस तरह से होती है हमारे पास, इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं कोमा शेप। क्या बोलते हैं, कोमा शेप। तो ये जो कोमा शेप होती है इसको बोला जाता है विब्रियो। इसको क्या बोला जाता है, विब्रियो। ये कैसी होती है, कोमा शेप। कैसी होती है ये, कोमा शेप। और ये जो कोमा शेप है ये मोटाइल होती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। फोर्थ पे अगर हम आते हैं मेरे भाई, यहां पर फोर्थ स्ट्रक्चर वो कैसी होती है, वो होती है इस तरह से, सांप वाली शेप की, स्पाइरल शेप की, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मोटाइल नेचर की। तो ये जो शेप होती है ये होती है स्पाइरल। इसको बोलते हैं स्पाइरिलम। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम। तो ये कैसी होती है, ये होती है स्पाइरल शेप। अरे कैसी होती है ये, स्पाइरल शेप। तो वैसे हमने कितनी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ ली, आप बोलोगे सर 4 बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी हैं। कौन कौन सी, पहली बेसिलस, दूसरी कौन सी, कोकस, तीसरी कौन सी, विब्रियो, फोर्थ कौन सी, स्पाइरिलम। कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो ऑलवेज नॉन मोटाइल होती है, बोलोगे सर कोकस। ये सारी मोटाइल नॉन मोटाइल हो सकती हैं जी, बिल्कुल हो सकती हैं। ये आपको मोस्टली मोटाइल ही देखने को मिलती है जो स्पाइरिलम होती है। हमने बोला एक कोकस है तो मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकस, तीन है स्ट्रेप्टो, या तीन को क्या बोलते हैं, ट्राई, चार को टेट्रा, पांच को पेंटा, बहुत सी को जोड़ दिया स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बंच में बना दिया है तो स्टेफाइलोकोकस। अरे क्या हो गया, स्टेफाइलोकोकस। हमने यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट लिखे हैं जो मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, किसका डायग्राम बनाने वाले हैं हम, किसका, बैक्टीरिया का।
और बैक्टीरिया का डायग्राम बना के उसकी पूरी लेबलिंग करेंगे अच्छे से, फिर एक एक पॉइंट को स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सी बातें लिख दी हैं जो आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर हमने सेप के बारे में पहले ही देख लिया है, तो अब हम इसको करते हैं रफ। अब हम सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं और जितने भी पॉइंट बचे हैं सभी को हम डायग्राम बना के उसकी हेल्प से समझेंगे। तो अब यहाँ पर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाने वाला हूँ और डायग्राम के अंदर हम हर एक पॉइंट को लिखेंगे और जो भी पॉइंट है एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर एक एक को उठाएंगे और एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये रहा जी। बिल्कुल इसके अंदर हमने इस तरह से ये दूसरी लाइन खींची, बिल्कुल। और सपोज दैट हमने इसके, चलो बाहर कर देते हैं एक लाइन हमने इसके बाहर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दी है। बस जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, सीयूईटी, कोई सा भी एग्जाम हो, मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो केवल नीट को कर रहा हूँ। क्योंकि नीट की अगर आपने तैयारी कर ली, नीट लेवल की बायो पढ़ ली, तो चाहे सीयूईटी हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड, सभी के अंदर आसानी से आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, बस फोकस करके पढ़ना है। इसके बाद सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा नोट से आ जाएगा। मैं सब कुछ आपको दिखा भी दूंगा जब एग्जाम होगा। तो ध्यान से देखना, इस तरह से हमने एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बनाई है। तो एक को हम लेवल करते चलते हैं, फिर हम सबके नाम रखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे बाहर, ध्यान से देखना, सबसे बाहर वाली ये स्ट्रक्चर, ये वाली, इसको बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बिल्कुल सही बात है। 2 टाइप की होती है, मतलब इसके पार्ट होते हैं, कैप्सूल होता है, सलाइम लेयर होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये होती है यहाँ पर सेकंड लेयर, जो कि प्रेजेंट होती ही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और जो सेल वॉल होती है वो हर एक बैक्टीरिया में पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। सबसे जो अंदर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और इन तीनों को मिलाकर, वैसे तीनों के फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो रोग पैदा करने में भी काम करती है, डेसिकेशन में भी काम करती है, सेल वॉल सपोर्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तीनों के फंक्शन अलग अलग भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? लेकिन तीनों आपस में मिलकर एक काम करती है, प्रोटेक्टिव यूनिट। तो ये एक्चुअल में तीनों को मिलाकर हम एक नाम देखते हैं, इनको बोलते हैं सेल एनवलप। क्या बोलते हैं हम इसको? सेल एनवलप। तो सेल एनवलप क्या होता है? जिसके अंदर ये तीनों मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही बात है। अंदर का ये क्या है? इसका खाली स्पेस है। ये जो अंदर का खाली स्पेस होता है, इस खाली स्पेस को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे कि सर ये जो खाली स्पेस है इसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम होता है इसका? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है इसका? साइटोप्लाज्म। मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में बात बता दी कि सेमी फ्लूइड होता है, सभी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, जो सबसे अंदर है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, वो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेती है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना लेती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं एक्चुअल में ये इंटरनल ग्रोथ है, इनवर्ड ग्रोथ है, साइटोप्लाज्म की तरफ ग्रोथ है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने आप को अंदर को फोल्ड कर लिया, इनफोल्ड कर लिया, एक्सटेंशन कर लिया, इनवर्ड ग्रोथ कर लिए। तो इनके ऊपर ऐसे आपको पिगमेंट देखने को मिल जाते हैं, इनके ऊपर आपको पिगमेंट देखने को मिल जाते हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी है, जो अंदर को धस गई है, इस अंदर को धसी हुई स्ट्रक्चर को ही
क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटोफोर। क्या बोला जाता है इसको? क्रोमेटोफोर। और ये जो क्रोमेटोफोर है वो ये जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरिया में होती है, नहीं, ये उन्हीं बैक्टीरिया में होती है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। इनके पास क्या होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पिगमेंट्स की वजह से क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, उनके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो क्रोमेटोफोर सभी बैक्टीरिया में होती है? नहीं होती, उन्हीं बैक्टीरिया में होती है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसी होती है ये? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है ये? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो ये भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कहीं कहीं पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, कहीं कहीं पर ये क्या करती है? इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना इसने, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना इसने, और कहीं कहीं पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना इसने। तो ये एक्चुअल में जो 3 प्रकार की स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाई है, अगर आप देखो ये क्या है? ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? वेसिकल्स। आप अगर इसको देखोगे ये क्या है? यहां पर ट्यूब्यूल्स। और अगर आप इसको देखोगे ये क्या है? यहां पर लैमिली। क्या है यहां पर? ये लैमिली। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर एक ही है ये। अरे क्या है? ये एक ही है। इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मीजोसोम अलग अलग शेप की होती है, वेसिकल शेप होती है। ये रही वेसिकल, ट्यूब्यूल के शेप की हो सकती है और लैमेली के शेप की भी हो सकती है वो। तो हमने तीनों को मिला के लिख दिया कि ये मीजोसोम है। बनी किससे है? बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनी है। किससे बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्रोमेटोफोर भी किससे बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी इनवर्ड ग्रोथ है, ये भी इनवर्ड ग्रोथ है। अरे है या नहीं है? तो किससे बनी है ये? बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सही बात है। अब होता क्या है, इसके जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर आपको यहां पर इस तरह से इसके ट्यूब्यूल से इस तरह से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर मिलेगी आपको इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियोइड। इसी को बोला जाता है क्या? जीनोफोर। क्या बोला जाता है? जीनोफोर। क्या बोला जाता है इसी को? बोलोगे सर जीनोफोर। बिल्कुल सही बात है। इसी को क्या बोला जाता है? नेक्ड डीएनए। क्या बोला जाता है इसको? नेक्ड डीएनए। इसी को क्या बोला जाता है? एनसीपीएंट डीएनए। एनसीपीएंट डीएनए। इसी को क्या बोला जाता है? मेन जेनेटिक मटेरियल। मेन जेनेटिक मटेरियल। क्या बोला जाता है इसको? मेन जेनेटिक मटेरियल। देखो मैंने कितने नाम लिखे हैं इसके, कितने नाम इसके यहां पर लिखे हैं। मेन जेनेटिक मटेरियल बोलो, नेक्ड डीएनए बोलो, जीनोफोर बोलो, या फिर न्यूक्लियोइड बोलो, सब बात सेम ही है। ठीक है ना? सब बात क्या है यहां पर? सेम ही है। सब बात यहां पर क्या है? ये सेम है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट आगे, थोड़ा सा एक पॉइंट आगे। तो ये इसको नेक्ड न्यूक्लियोइड क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो अब्सेंट होती है। ये खुला हुआ होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। पॉइंट ध्यान से सुनना। अब इसके बारे में पहला पॉइंट, सिंगल होता है। अब इनके बारे में एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिंगल होता है, एक होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, डीएनए। क्या बोला है मैंने? एक होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक और एक दो,
गोल होता है, सर्कुलर होता है, वही लिखा है कि सिंगल होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और डीएनए आप इसको बोलते हो। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म में अलग से एक स्मॉल एडिशनल जेनेटिक मटेरियल के अलावा, उससे अलग से, उसके एक्स्ट्रा में एक अलग से डीएनए प्रेजेंट होता है और इसको बोला जाता है प्लाज्मिड। इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। क्या प्लाज्मिड हर एक बैक्टीरिया के अंदर होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट मेन जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही ना। अरे सोच के देखो, कोई कार है, उस कार के अंदर अगर हम पहिए ही ना लगाएं, क्या वो चल जाएगी? उसके अंदर में स्टीयरिंग ना लगाऊं, क्या वो चल जाएगी? अरे वो तो उसका मेन पार्ट है ना। तो ये इसका मेन पार्ट है, न्यूक्लियोइड, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं साउंड सिस्टम की, कि कार के अंदर साउंड सिस्टम नहीं है, वो चलेगी नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना हो सकता है। वो तो नॉन इसेंशियल है। लगवाया अच्छी बात है, मजे आएंगे गाने सुनते हुए, मत लगवाओ, वो तब भी चलेगी। लेकिन अगर पहिए निकाल के रख दिए, सर पे उठा के चलना, तो हम क्या बात करें कि एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा, करेगा ये भी, इसके पास भी जीन होंगे, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, वेक्टर के फॉर्म में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बायोटेक के अंदर, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये क्या होता है, एनसीईआरटी बोलती है कि एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। ये क्या होता है? ये एक यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है। और ये क्या होता है, इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये एक्स्ट्रा का मतलब इसके अलावा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है ना, जो कैसा होता है भाई? ये सिंगल हो सकता है, नहीं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसके नंबर वेरी करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है जनरली, अगर हम बात करते हैं, अभी तो सिंगल है भाई ये, तो आप क्या बोलोगे? मैंने यहां पर लिख दिया सिंगल। ये मत सोचना कि ये सिंगल ही होता है, मैं फिर बता रहा हूं इसका नंबर वेरी कर सकता है। डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा। कैसा होगा? सर्कुलर होगा डीएनए। इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा में है, बाहर पड़ा हुआ, इसलिए हम क्या बोला? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसको नाम दिया गया। चलिए यहां पर भी हम समझ गए। उसके बाद यहां पर हमने क्या लिखा कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो कि एसोसिएट है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। क्या है? एसोसिएट है किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो क्या है? एसोसिएट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होती हैं, इनको बोला जाता है राइबोसोम। इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अरे क्या बोलते हैं हम इनको? राइबोसोम। मैंने पहले भी लिखा है ये कैसे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चलिए जी, उसके अलावा इन बैक्टीरिया के अंदर, इस तरह से मैं यहां पर बनाता हूं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती है, फ्रीली ऐसे पाई जाती है, और जो खाने को इकट्ठा करके रखती है मेम्ब्रेन लेस होती है। ये तो हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वाली नहीं होती, सारी कैसी होती है? मेम्ब्रेन लेस होती है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इंक्लूजन बॉडी। क्या बोला जाता है? इंक्लूजन बॉडी। बोलोगे कि सर पहले तो आप बोले तो कि ये सिंपल टाइप की सेल है, अभी इतना डायग्राम बना दिया इसके अंदर। ये एक ही सेल है, उसके अंदर ही फोल्डिंग है। अगर आप दिमाग लगाओ, ये एक ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हो, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाती है। चलिए अभी और देखते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर इस तरह से यहां पर बड़ी सी आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं ऐसे। फिर उसके बाद आपको यहां पर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती हैं। इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती है। उसके बाद आपको यहां पर ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है इस तरह से,
इसको बोला जाता है फ्लैजिला। क्या बोला जाता है? फ्लैजिला। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको बोला जाता है पिलाई, और ये जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनको बोला जाता है फिम्बरी। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी ये सारी की सारी एक्चुअल में बनी किससे हैं? इनको बनाने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पार्टिसिपेट करती हैं, बट ये निकलती हुई हमें कहां से दिखाई देती हैं? सेल वॉल से। तो जो एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, बस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि ये आउटग्रोथ हैं। ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर और मीजोसोम अंदर की साइड है, अंदर की साइड है, इनवर्ड है। फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी बनी किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बाहर की साइड है, किधर है? बाहर की साइड है। अरे ये बाहर की साइड है, ये आउट ग्रोथ है, ये इन ग्रोथ है, इनवर्ड ग्रोथ है, आउटवर्ड ग्रोथ है, इनवर्ड ग्रोथ है, आउटवर्ड ग्रोथ है। तो बनी किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो सारा मेन काम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कर रही है, तो इसलिए इंपोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। तो ये हमने बेसिक सी क्या देखी, यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखी है, ठीक है। अगर इसमें कुछ एक आधा वर्ड रह गया होगा तो उसको जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसको हम वहां पर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने बेसिक सी स्ट्रक्चर देख लिए। अब जो हमारा शुरुआत पॉइंट होगा वो यहाँ से होगा, ग्लाइकोकैलिक्स से। फिर हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जेनेटिक मटेरियल को, प्लाज्मिड को, उसके बाद फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी, और हम क्या देखेंगे? क्रोमेटोफोर के बारे में, बीजोसोम के बारे में और राइबोसोम के बारे में। उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, कल अपना प्रोकैरियोट खत्म कर लेंगे, और प्रोकैरियोट खत्म करने के बाद कल ही हम क्लास में यूकैरियोट को भी स्टार्ट कर लेंगे। आपको क्या करना है? ध्यान से लेक्चर को देखना है, पिछले लेक्चर को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, और फिर मैं आपको बोलता हूं कि बस अच्छे से एक साल मेहनत कर लो, ठीक है ना। 2026 में कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से मार्क्स आएंगे। आपको ये जितना भी कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस यहाँ पर देखो, मैं आपके सामने सब कुछ हाथ से लिख कर बनाता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं कोई पीपीटी इस व्हाइट बोर्ड पे मैं क्या ही पीपीटी लेके आ जाऊंगा। तो जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, जो थ्योरी लिखी जाएगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर थ्योरी मेरे याद है ना, ये चीजें कॉन्सेप्ट, तो मैं भी बायोलॉजी को मजे मजे में आसान भाषा में आपके जिस्मो जहन में उतार दूंगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहना। तो आपको क्या करना है? लेक्चर को पूरे फोकस के साथ देखना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब बढ़वाने हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप देखते तो हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहा हूं मैं। आप इसके लिए लाखों रुपए भी खर्च करते हो, तो इसलिए कंटेंट की थोड़ी कदर करो। इसकी सेम वही है, आप किसी के नोट से मिला सकते हो, थोड़ा एडवांस लेवल का ही पढ़ाया जाएगा, कहीं से कंपेयर कर लो। एक बार अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद जो भी बड़ी कोचिंग है इस इंडिया की, किसी का भी एक मॉड्यूल उठा लो, उसका कोई टेस्ट पेपर देख लो, जितना मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, फिर क्वेश्चन करके देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। हर एक क्वेश्चन इस इंडिया में जितनी भी बड़ी कोचिंग है, किसी के भी मॉड्यूल को उठा लेना, उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, एक क्वेश्चन भी आपसे मिस नहीं होगा। इतने एडवांस लेवल की बायो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, तो फिर कल नए लेक्चर में मिलते हैं।